हमारी कहानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस सनसनी को मिस किया था जिसका शिकार हर वो लड़की होती है जो अपने मंगेतर के बारे में बात करती है। सनसनी मुस्बत मानी में, ना कि मेरी तरह मनफी में, कि जय का ख्याल आते ही मेरा सर ऐसे चकराने लगता है जैसे बहुत सारी चमगादड़ें मेरे सर में घुसकर आपस में पकड़न पकड़ाई खेल रही हों। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक मंगेतर में आखिर ऐसा क्या होता है कि इतने एहतमाम से इसके बारे में बात की जाए जैसे स्कूल कॉलेज में लड़कियाँ किया करती हैं। इसकी लुक की, इसके करिश्मा की, इसके स्टाइल की, इसकी मुस्कुराहट की, हत्ता कि इसके सुनाए जोक्स की भी। बेशक उन पर हंसी ना आए। जिनकी मंगनी नहीं हुई होती उन्हें फ़िक्र लाहक रहती है कि इनका वो कैसे इनकी मोहब्बत में मुब्तला होगा, या दरअसल इसे कैसे होना चाहिए। इसके लिए वो बाकायदा फ़िल्मों के सीन ज़हन में रख कर इनमें से छांटी करने लगती हैं कि कौन सा बेस्ट फ़ॉल इन लव सीन है। इन्हें ये सोचें भी घेरे रखती हैं कि इन ख़ास इंसान को इन्हें प्रपोज़ कैसे करना होगा, फ़ोन पर बातें कैसी करनी होंगी, डिनर पर, सालगिरह पर डिनर के लिए कहाँ ले जाना होगा, गिफ्ट को किस ख़ास अंदाज से इनके दरबार में पेश करना होगा। मुझे हैरत होती है कि एक मंगेतर को लेकर आखिर इतना कुछ कैसे सोचा जा सकता है। मंगेतर क्या कोई और ही मखलूक होता है जो आपकी ज़िंदगी को गुब्बारों, फूलों, कैंडल लाइट डिनर और गिफ्ट से भर दे? या वो आपसे ऐसी बातें करे जो कभी किसी ने की ना हो? यानी ऐसी कौन सी बात है जो कोई और कर ही ना सके? मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ, वरना आसपास की लड़कियां मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। फिर अगर किसी इन दोस्त से पूछ ही लेती हूँ तो वो हंस के कह देती है, यू आर ए नट, तुम पागल हो। मेरी इंग्लिश अच्छी है लेकिन फिर भी मैं नट को अखरोट के माने में लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नट से अखरोट ही याद आता है, और ऐसा लगता है कि कहा जा रहा है तुम अखरोट की तरह हो, सख्त तो थोड़ी सी नमकीन, ज़्यादा खा लेने पर कुछ कुछ कड़वी भी, ऐसी लड़की जिसे ज़्यादा खाया जा सकता है ना रोज़ाना। और ये भी है कि तुम अखरोट के खोल में बंद हो। मुझे घुटन होने लगती है क्योंकि मैं अखरोट के खोल में बंद लड़की हूँ, इतने चुन्ने मुन्ने से अखरोट के खोल में बंद। उफ, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक नॉर्मल मंगेतराना लाइफ नहीं गुजार पा रही? मैं ये मालूम नहीं कर पाई कि मंगेतर कैसे हुआ जाता है, या मंगेतर को कैसे रखा जाता है, यानी मंगेतर का यूज़ क्या है। जहाँ तक गुब्बारों, फूलों और डिनर की बात है तो मैं अब तक इन मामलात में तबाहशुदा नहीं बल्कि आफतज़दा हूँ। जहाँ तक गिफ्ट्स देने और लेने की बात है तो इसमें दोनों तरफ से धांधली की जाती है, हर बार की जाती है। फ़ोन करने की बात ऐसे ही है जैसे चांद पर जाकर टाटा करने की। हम दोनों के वालिदैन ने अपनी सी कोशिश की कि हम कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लिया करें, लेकिन हम दोनों ने अपनी पूरी सी कोशिश की कि भाड़ में जाए ये, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसके मुँह लगने की। जो सामने से अच्छा नहीं लगता वो फ़ोन पर क्या अच्छा लगेगा? ये सच है। हम दोनों ने कभी सीधे मुँह एक-दूसरे से बात नहीं की। फिर भी हम मंगेतर के ओहदे पर फ़ाइज़ हैं। हम दोनों ने एक-दूसरे से जान छुड़वाने का कोई भी एक मौका हाथ से जाने नहीं दिया। फिर भी हम मंगनी शुद्धगान हैं। बिलाशुबा ये खुला तज़ाद है, इसीलिए बचपन से अब तक के तल्ख़ तजुर्बात से अटे मंगेतराना फ़ेज़ से मैंने यही जाना है कि मंगेतर इज़ अ नट। अब जबकि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और जल्द ही यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, तो मैं प्लान करने लगी हूँ कि मैं अपने बच्चों की बचपन में मंगनी हरगिज़ नहीं करूँगी। बल्कि चंद गैर मुल्की फ़िल्मों ने मुझे इतना बागी कर दिया है कि मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि शादी का दिन तय कर लो तो बता देना, मैं शादी में शिरकत कर लूँगी। यानी मैं अपनी नटा शादी का बदला अपने बच्चों को खुली दे छोड़ छूट देकर लेना चाहती हूँ। मेरी मंगेतराना तारीख काफ़ी लंबी हो गई ना, जबकि मेरी तारीख में है ही क्या। मैं पैदा हुई इत्तेफाक से खूबसूरत भी थी, और उससे बड़े बल्कि बुरे इत्तेफाक से इन्हीं दिनों मेरे कनाडा वाले अंकल के हमारे घर में क़याम पज़ीर थे, और इनका 4 साल लंबू यानी तंबू ओ खो जम्बू, हाँ वही जैक, भी इनके साथ था। बल्कि आज तक इनके साथ ही है। हिम्मत है इनकी जो इसे अपने साथ रखा हुआ है। शायद इसीलिए वालिदैन का रुतबा इतना अजीम है कि वो ऐसी आफात को भी झेल लेते हैं। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अंकल ऐसे पेंडू हो सकते हैं। अगर अंकल को ऐसा ही देसी टाइप होना था तो वो इतने मॉडर्न मुल्क कनाडा गए ही क्यों? ये देसी लोग ज़रा नहीं बदलते। अपने बेटे का निकनेम किसी अंग्रेज़ी मूवी के हीरो पर जैक रख दिया, और इस अंग्रेज़ी फ़िल्म की हीरो के लिए पंजाब की लड़की युरवा का हाथ मांग लिया, जबकि अभी इस बेचारी को गला फाड़ कर रोने से फुर्सत नहीं थी। दूध को पीकर उलट देती थी। कोई नरम ग़िज़ा इसके पेट में ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं। ऐसी नौमौलूदगी के ट्रैक से हटी हुई लड़की को वो अपनी होने वाली बहू के ट्रैक पर ले आए। दफ़ा करते फिर कनाडा को, यहाँ पंजाब में देहातों की कमी थी क्या? यहीं रहते और करते बचपन की मंगनियाँ, बल्कि निकाह भी कर ही देते। वैसे 10 साल की उम्र में मेरे जहन में ये प्लान परवरिश पाने लगा कि अगर इस जैक से मेरा निकाह करने की कोशिश की गई तो मैं पुलिस बुलवा लूँगी। मुझे बहुत शौक था अखबारों में मेरी खबर आती कि 10 साला बच्ची का निकाह मौलवी और सास ससुर को धुले समेत गिरफ्तार हवालात में बंद कर दिया गया है।
मैं सुर घूंघट में एक अरसा बनी अपनी तस्वीर अखबार में देखती रहती। मैंने पुलिस का नंबर भी याद कर लिया था, लेकिन अंकल आए ही नहीं कनाडा से अपनी कैंडी। ओहो जैकी, मेरा मतलब है मिस्टर जैक को निकाह करने के लिए लेकर। हसरत ही रही इसे जेल में देखने की। आवाज़ के बाद मेरी इससे पहली मुलाकात वीडियो के ज़रिए हुई। मैंने इसे चलते फिरते कूदते फांगते देखा। पापा कनाडा गए थे और कैंडी की वॉलीबॉल खेलते हुए की वीडियो बना कर लाए थे। क्या क्या छोटी सी निक्कर पहनी हुई थी इसने। इतने छोटे कपड़े पहनते हैं ये लोग। मैं जितना बना सकती थी इतना मुंह बना कर कहा, वो लड़का है लड़की नहीं है, वॉलीबॉल प्लेयर्स का ड्रेस यही होता है। पापा भी जितना बना सकते थे इतना ही मुंह बनाकर कहा। मैं वहीं चुप हो गई। मैंने तो बस एक ज़रा सी कोशिश की थी इन्हें उस कैंडी से मुतनफ़्फ़र करने की, लेकिन वो मुझसे ही मुतनफ़्फ़र हो गए थे। बहुत लाडला था वो पापा का, मम्मी का भी कम लाडला नहीं था। अगली बार पापा गए तो इसकी फुल ट्रैक सूट में स्विमिंग करते हुए वीडियो बना कर लाए। अब ठीक है, पापा ने मुझसे पूछा। जवाब में इस बार मैंने मुँह बना लिया और सुझाव भी लिया। पापा ने मेरी वीडियो भी साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे माने ही नहीं। जिसे मिलना है वो घर आ जाए। ऐसे आए दिन मैं सुनती रहती थी कि फ़लाँ मुल्क गए घूमने, फ़लाँ मुल्क मैच देखने गए, एक हमारे ही मुल्क नहीं आ रहे वो। वैसे पापा ने एक बार इन्हें लाइव क्रिकेट मैच देखने के लिए बुलाया था। वो कैंडी आ भी रहा था, लेकिन फिर इसका कोई स्कूल का मैच आ गया और वो अपने स्कूल का मैच मिस नहीं कर सकता था, इसलिए वो हमारे यहाँ का मैच देखने नहीं आ सका। कहाँ हमारा पाकिस्तान टू इंडिया होम ग्राउंड मैच और कहाँ हमारा पाकिस्तान टू इंडिया होम ग्राउंड मैच और कहाँ इसका स्कूल का वॉलीबॉल मैच। इतनी इंसल्ट मैंने खाना खाते हुए कहा। पापा को भी गुस्सा आ गया। जो लोग बाहर चले जाते हैं उनमें हुब्बुल-बत्ती ख़त्म हो जाती है। मैंने इनके गुस्से को हवा और देनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। पापा ने मेरी तायीद की और फ़ोन उठाकर अंकल को हुब्बुल-वतनी याद दिलवाई। अंकल को वतन से मोहब्बत तो याद आ भी गई और वो आंटी के साथ दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए पाकिस्तान आ गए। मैच देखा, शहर घूमा, शॉपिंग की और चले गए। आंटी मुझे तस्वीरें दे गई थी इस टेडी बियर की। शर्म के मारे मैंने कुछ तो फ़ौरन ही जला दिया। ये क्या तरीका है रीछ की खाल पहनकर पोज बनाना और खरगोश बन लड़कियों के पीछे भागना। वैसे पता नहीं ऐसी खरगोशनियाँ किस जंगल में पाई जाती हैं जैसे छोटी छोटी फ्राकें पहनती हैं। मेरी खाला की 4 साल की बेटी भी इनसे बड़ी फ्राकें पहनती होगी जो इसकी खरगोशनियों ने पहनी थी। नन्ही मुन्नी फ्राकियों से सजी खरगोशनियों को मैं स्कूल ले गई, मेरा मतलब है इनकी एक तस्वीर को, और फिर तकरीबन पूरे 2 हफ्ते तक हम सब मिलकर तौबा तौबा करते रहे। मेरी क्लास में वो तस्वीर खूब घूमी, बल्कि घूम घूम कर मशहूर हो गई। अब जो लड़कियों ने इन खरगोशियों की फ्राकों पर जहन्नम के दरवाजे खोले तो मैं भी 2 हफ्ते खौफ से सो नहीं पाई। बाद में हम दोस्तों ने मिलकर कलर्स से इन बेचारियों के कपड़े पूरे किए, इन्हें लिबास याफ्ता किया। अगली बार जो तस्वीरें आई वो पहले से ज़्यादा शर्मनाक थीं। कोई मैच था इसका। जय काफ़ी चोखा हो रहा था अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ। वो सब एक दूसरे को खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, उछल रहे थे, बड़े बड़े मुंह खोलकर हंस रहे थे, बल्कि हंसते हंसते मर रहे थे। एक तो ऐन इसके सीने पर गिरते हुए मर रही थी। मम्मी को दिखाया तो हंसने लगी। बेटा वो देखो, ये देखो, वो गिर गया है। मैचेस में ऐसा ही होता है, वो मैच जीत गया है इसलिए। तो जीतने वाले पर लड़कियां फुदकती हैं। मम्मी हंसी। वो मचल नहीं रही और वाह, वो गिरने से बचने के लिए वो फिर से इसी पर गिर रही हैं। ये तस्वीरें मुझे तो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, भूल जाओ जैक को। यानी मंगनी टूट गई। मुझे वो याद ही कब था जो इसे भूलती। ये क्या बकवास कर रही हो। आपने ही तो कहा कि भूल जाओ जैक को। भूल जाओ मतलब इसके बारे में ना सोचा करो। मुझे क्या ज़रूरत है जहन्नमी लोगों के बारे में सोचने की। बात करने से पहले सोच लिया करो। मम्मी ने खासी ताकत सर्व की मुझे घूरने में। क्या आपने मेरी मंगनी करने से पहले सोचा था? एकदम मेरे मुंह से निकला। मंगनी करते हुए तो सोचा था, लेकिन तुम्हें थप्पड़ लगाते हुए नहीं सोचूंगी। समझी? नहीं समझी थी कि वो मनहूस मेरा मंगेतर कैसे बन गया। ये तो ठीक से याद नहीं मुझे कब मालूम हुआ था कि वो मेरा मंगेतर है। हाँ, लेकिन मुझे यही याद है कि ये मंगेतर मुझे कब जहर लगना शुरू हुआ था, तब जब इसने फ़ोन पर मेरी पोइम्स सुननी शुरू की थी। इसी वक्त से मैंने इसे सख्त नापसंद करना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी सुरीली आवाज़ इसके कानों में दर्द कर देती थी। मेरा लहक लहक कर गाना इसे मुझसे हसद पर मजबूर कर देता था। खुद इसकी ऐसी फटी हुई आवाज़ थी जैसे खच्चर को टीबी हो गया हो और वो खूब ਕਾਂ खैया खैया खांस रहा हो। मम्मी कुछ भी कहती रहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो मेरा मंगेतर नहीं है। बस कुछ भी है, लेकिन इंसान चाहकर भी अपने बचपन तफसील के साथ याद नहीं रख सकता। ख़ास तौर पर इसे ये याद नहीं आ सकता कि फ़लाँ वक्त पर इसके साथ फ़लाँ ज़्यादती क्यों की गई थी या फ़लाँ आफ़त इसी पे नाज़िल क्यों की गई थी।
मुझे मालूम नहीं था कि इस छोटी सी बच्ची जिसके मुसलसल रोने से तंग आकर मैंने इसके मुंह पर खींच कर एक थप्पड़ मार दिया है, बदले में वो पूरी की पूरी मेरे ही मुंह आ लगेगी, कानों में आ बजेगी, आंखों में आ चुभेगी, आसाब पर कांटे की तरह गड़ जाएगी और सर पर तलवार की तरह लटकने लगेगी। पहले पता होता तो शायद मैं इसका गला दबा देता। वैसे भी एक 4 साल के बच्चे को दुनिया की कौन सी अदालत सजा दे सकती है। अगर वो इस वक्त मर जाती तो आज मैं इसकी कब्र पर खुशी खुशी फूलों के दस्ते चढ़ाता, इसके नाम की चैरिटी करता, इसकी तस्वीर को फ्रेम करवाता, अपने बेड के साइड टेबल पे रखता और कभी कभी इस तस्वीर को उठाकर कह देता, आई मिस यू मुर्दा उर्वा। अपना सारा बचपन मैंने इसकी तस्वीरें देखते गुजारा, क्योंकि मुझे मजबूर किया जाता था कि मैं इसे देखूं, इसकी तस्वीरों को अपने कमरे की वाल पर लगाऊं और आते जाते हाँ क्यूट सी इस ना का नारा लगाता रहूं। मुझे इतनी बार ज़बरदस्ती से क्यूट कहलवाया गया कि गुस्से में आकर मैंने डिक्शनरी से क्यूट का वर्ड को फजूल वर्ड से बदल दिया। अब मैं शौक से इसे क्यूट कहता हूँ। कभी कभी मामा मेरी इस पे फ़ोन पर बात करवाने की भी कोशिश करती थी। वो मुझसे कहती, सुनो उर्वा कितनी क्यूट पोइम सुना रही है ना। पोइम रियली मॉम। मेरा मुंह खुद ब खुद बिगड़ जाता, क्योंकि पोइम तो मुझे कभी सुनाई नहीं दी, अलबत्ता फुस फुस की आवाज़ें बहुत आती थी। मामा तो मुसलसल हंस रही होती और मेरे नाक नथने मुझसे पूछे बगैर फड़कने लगते, कान शाएं शाएं के छकड़ों में खुद को घेर लेते और मैं खुद पूरे का पूरा मैं इसकी फुसफुस सुनने पर मजबूर हो जाता। इसकी इसी फुसफुस की वजह से मेरे नाक चिंपैंजी की नाक की तरह फूल गया था। मेरे स्कूलमेट्स ने मुझे चिंपैंजी की नस्ल समेत हर उस जानवर से मिलाना शुरू कर दिया था जिसकी नाक के नथने मेरे नाक के नथनों से और वो थी कि बाज ही नहीं आ रही थी। आए दिन इसने किसी न किसी हाथी, घोड़े, चिड़िया, कौवे, तोते पर हाथ साफ किया होता था और फिर वो जिस्म में दौड़ते खून को निचोड़ने आ जाती थी अपनी पोइम लेकर, ऐसी आवाज़ में गाने जैसे कई चमगादड़ें अपनी किसी सहेली चमगादड़ को हैप्पी बर्थडे विश कर रही हों। मामा क्या ये पूरे जंगल की पोएम मुझे सुनाएगी? सुनाएगी तो सुन लेना, इतनी प्यारी बच्ची है, मामा लाड से कहती। इतनी ही प्यारी बच्ची है तो फुस फुस क्यों करती है? शट अप, कितने बदसौख हो तुम। शट अप टू मी, बहुत बदसौख हूँ मैं, प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन मत पकड़ाइएगा, मैंने मामा से कहा, जो बज़ाहिर है मामा ने सुना ही नहीं और अगली बार फिर से मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। इस बार वो ट्रेन पर पोइम सुना रही थी। इससे अगली पोइम यकीनन ट्रेन के मुसाफिरों पर आने वाली थी, इससे अगली ट्रेन स्टेशन पर और इससे अगली ट्रेन ड्राइवर पर और फिर ये ट्रेन तो कभी रुकने वाली ही नहीं थी। हाय मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ। आंटी कैसी लगी आपको मेरी पोइम? शायद वो समझी कि मामा सुन रही हैं। कितनी भोली थी ना वो तोती। बहुत बुरी, इंतहाई बकवास, तुम्हारे मुंह की बदबू यहाँ कनाडा तक आ रही है। कौन सा पेस्ट यूज़ करती हो तुम? पता नहीं, मम्मी ब्रश पर लगा के देती हैं। इसकी रंधी हुई आवाज़ आई। अब क्यूट लग रही थी वो। ब्रश पर क्या शू पॉलिश लगाती हो डफर? नहीं, टूथ पॉलिश। इस दिन मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि पेस्ट को टूथ पॉलिश भी कहा जा सकता है। आखिर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? इससे सोसाइटी में थोड़ा चेंज आ जाता और डिक्शनरी को एक नया लफ्ज़ मिल जाता। जब तुम पॉलिश लगाती हो तो क्या ना दांतों को टॉवल से ड्राई करती हो? नहीं, मम्मी तो कहती हैं दांत खुद ब खुद ड्राई हो जाते हैं। खुद ब खुद ड्राई नहीं होते। अच्छा, तुम्हारी मामा के पास हेयर ड्रायर है? हाँ है। प्लग लगाओ, बटन ऑन करो और ड्राई करो। वो इतने फ़खरिया अंदाज में बता रही थी जैसे जेट त्यारे को ऑन करने और फ़ज़ा में बस ऐसे ही चहलकदमी के लिए ले जाने के बारे में बता रही हो। ऐसे ही बम्बार लड़ाका प्यारा, मैं इसे त्यारा कहने का गुनाह नहीं करना चाहता था, थी जैसे वो। अभी जाओ, दांत पॉलिश करो और प्लग लगाओ और बटन ऑन कर दो। पूरा मुंह खोलकर ठीक से ड्राई करना, फिर पोइम सुनाना फिर पोइम सुनाना मुझे। पता नहीं पता नहीं इस दिन के पता नहीं पता नहीं इस दिन इसके दांत ठीक से ड्राई हुए थे या नहीं, लेकिन फिर दोबारा मामा ने मुझे फ़ोन पकड़ा कर ये नहीं कहा कि सुनो सुनो कितनी क्यूट लग रही है। मुझे लड़कियां सिर्फ एक ही बार क्यूट लगती हैं, जब वो हलक फाड़ कर रोती हैं। और क्यों रोती हैं? क्योंकि हम लड़के घोंसे मार मार कर इनका भरकस निकाल देते हैं। हम दो दोस्तों ने मिलकर ऐसे कई घोंसे इन पापाज डॉल्स को इस वक्त तक
पता नहीं इस दिन इसके दांत ठीक से ड्राई हुए थे या नहीं, लेकिन फिर दोबारा मामा ने मुझे फ़ोन पकड़ा कर ये नहीं कहा कि सुनो सुनो कितनी क्यूट लग रही है। मुझे लड़कियां सिर्फ एक ही बार क्यूट लगती हैं, जब वो हलक फाड़ कर रोती हैं। और वो क्यों रोती हैं? क्योंकि हम लड़के घोंसे मार मार कर इनका भरकस निकाल देते हैं। हम दो दोस्तों ने मिलकर ऐसे कई घोंसे इन पापास डॉल्स को इस वक्त तक मारे हैं जब तक मुझे एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद नहीं कर दिया गया। मेरे माम डैडी को मेरा ये मशगला पसंद नहीं आया था। मुझे एतराज़ था कि मुझे इनकी पसंद नापसंद की परवाह नहीं, लेकिन इशू सिर्फ एक था, मैं अभी तक इन्हीं के घर से खाता था और इत्तेफाक से मेरा कमरा भी इन्हीं के घर में था। और बदकिस्मती से मेरे सारे कपड़े और जूते डैड के पैसों से आते थे। अगर ये बदकिस्मतियाँ मेरे बच्चों के नसीब में ना लिखी हों तो हम इन पापा स्टॉल का सफाया करके दुनिया को जन्नत बना दें, जो हाथी के कानों जैसी पोनियाँ बनाकर मुंह फुलाकर होंठ लटकाकर प्रिंसेस बनी फिरती हैं। फ़ोन पर पोइम के साथ साथ इसकी तस्वीरें भी गाहे बगाहे घर आती रहती थी। कैसी अजीब बच्ची थी वो, जैसे रोबोट। कभी दरख्त के पास खड़ी है, कभी कुर्सी पर बैठी है, कभी गुड़िया हाथ में लिए अपने बेड पर नीम दराज है, ज़्यादा हुआ तो साइकिल चला रही है। मामा इज़ शी अलाइव? तो तुम्हें ये मुर्दा लगती है? इसकी हर तस्वीर किसी मुजस्मे की तरह है। पूरी 50 तस्वीरें इस दरख्त के पास देख चुका हूँ। आखिर क्या ख़ास बात है इस दरख्त में? कहाँ पाया जाता है ये दरख्त? क्या टूरिस्ट देखने आते हैं इस दरख्त को? क्या ये इस दरख्त की बेटी है? ट्री किड है ये? तुम भी तो दरख्तों पर बंदरों की तरह चढ़कर तस्वीरें बनवाते हो। क्या तुम मंकी किड हो? आप पापा को बंदर कह रही हैं तो आप खुद क्या हुई? ऐसे ही मालूमात में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ। मामा ने सर पर जोर से कुशन दे मारा। हुआ मालूमात में इजाफा? मालूमात में तो नहीं, बलबत्ता दर्द में काफ़ी हुआ है। आह हाय, वो लड़की है तुम्हारी तरह उछल कूद कर तस्वीरें नहीं बना सकती, सांस लेकर तो बनवा सकती है ना। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। ओह आह, मैं कितनी देर तक मामा को देखता रहा कि क्या मेरी मामा के दिमाग के साथ वही मसला शुरू हो चुका है जो लेडी गागा के साथ तब शुरू हुआ था, जब वो गोश्त के पार्चों से बने लिबास को फखरिया पहनकर तितली बनी घूम रही थी। हाय मेरी माँ, मेरी गागा। मामा ने फिर से कुशन उठा लिया। मामा ठीक से देखें, आपने किसे क्यूट कहा है? इसे और किसे? मामा ने हाथ में पकड़ी तस्वीर को मेरे सामने लहराया। इस सफेद में वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़े अपनी मामा की बड़ी सी ज्वेलरी पहने टांग पर टांग रखकर दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख लिपस्टिक से इसके अपने होंठों के साइज को कानों तक शिफ्ट कर लिया था और आंखों को क्लोपेत्रा की तरह खींच कर लंबा कर लिया था। ये क्यूट नहीं, भूत है। ठीक है, मेरा कमरा मामा पापा के घर में है, लेकिन मैं इतना बड़ा सच छुपा नहीं सका। मामा ने एक ज़ोरदार पंच मेरी कमर पर शिफ्ट किया। ये पंच मैंने ही इन्हें सिखाया था कि अगर इनका सामना किसी चोर चक्के से हो जाए तो इन्हें क्या करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था मामा ने मेरी दी ट्रेनिंग इतनी संजीदगी से सीखी है और इसके बर वक्त इस्तेमाल से भी वाकिफ़ है। मैं खामोश हो गया और क्या करता। मेरा कोई पर्सनल बैंक अकाउंट होता तो मैं अगला सच भी बोल देता कि इस तस्वीर को डिज्नी कंपनी भेज दें ताकि वो किसी विच के लिए इसे पोर्ट्रेट कर लें। इसी तरह हमें थोड़े पैसे भी मिल जाते और हम सुरखरू भी हो जाते कि ये विच हमारी विच है। इस क्यूट विच की तस्वीर मैं स्कूल ले गया और रायन को दिखाई। ये लो देखो, दुनिया के करीम कबीलों में से एक कबीले के बाशिंदे का तस्वीरी नमूना। नादिर नहीं भी है तो खौफनाक जरूर है। कहाँ से मिली तुम्हें ये? रायन इसका किसी मिस्री माहिर की तरह मुआयना करने लगा, जैसे वो तस्वीर ना हो फिरौन की मम्मी हो। पापा को ट्रैवल का बहुत शौक है ना, अफ्रीका गए थे तो ले ली होगी कहीं से। मैं हरगिज किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो मेरी कहीं से कुछ लगती भी है। तुम्हारे पापा को देखभाल कर ट्रैवल करना चाहिए, ऐसे इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए जहाँ ऐसे लोग रहते हो। इसने आंख मार कर कहा। रानी की बात में मुझे पॉइंट नजर आया। मैंने सोचा मुझे पापा को बिठा कर संजीदगी से समझाना चाहिए कि ऐसे इलाकों का सफर नहीं करना चाहिए जहाँ वो रहती है, लेकिन मुझसे पहले ही मामा पापा ने मुझे अपने पास बिठा लिया। ये एक खतरनाक अलामत थी। वो दो मौक़ों पर मुझे खास ऐसे ही अपने पास बिठाते थे जब स्कूल से मेरी कोई शिकायत आई होती या इन्हें मालूम हो जाता कि मैं इनकी कार में अपने दोस्तों को ठसा कर इसे दौड़ाता रहा हूँ। साथ ही मुझे रायन याद आया जो मुझे बता चुका था कि कुछ दिन पहले इसके वालिदैन ने भी इसे ऐसे ही अपने पास बिठा लिया था और उन्होंने तफसील से इससे पूछा था कि क्या वो ड्रग्स में दिलचस्पी तो नहीं ले रहा। फिर वो बातों बातों में इससे पूछने लगे कि इसे इंसानी खून को पीने की प्यास तो महसूस नहीं होती। इसके मॉम डैड तो वेम्पायर सीरीज के दीवाने थे, इसलिए वो ये पूछ सकते थे, लेकिन मेरे वालिदैन तो एनिमल शौकीन थे। तो क्या मेरा सवाल सेक्शन जानवरों से मुतल्लिक होगा? सुंडियों और नेवलों
सिम्पली क्या वाकई जैक, हमें तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। पापा ने बात कुछ ऐसे शुरू की, मुझ में रेंगने की सलाहियत नहीं है, ना ही मैं बर्फानी तूफान में भोसे में छुपकर चूहा खाना चाहता हूँ। मैंने बर वक्त वो पोइम सुननी बंद कर दी थी, वरना नाक के साथ साथ पूरा चिंपैंजी बन जाता। आई एम नॉर्मल पापा। तुम अपने दोस्तों की सुनाई कहानियों से बाज आ जाओ थोड़ी देर के लिए। पापा का वजनी पंच जेट मेरी कमर पर लैंड हुआ। मैंने कहकर मामा को देखा, उन्होंने पापा को भी सिखा दिया। बस यही नुकसान होता है घर वालों को ट्रेनिंग देने का। ये अपनी ट्यूशन मुझे फौरन बंद करवानी पड़ेगी, बंद करनी होगी। रिलैक्स, मामा ने पापा से कहा। मैंने कमर से फारिग होकर गर्दन घुमाकर दोनों को बारी बारी देखा कि ये हो क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारी चचा की बेटी उर्वा, कहते हुए पापा ने अपना कान खुजाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम ये कान उनके बॉस के मरने पर खुजाया गया था। ओह अरे आह आहा आए हा हा हा। ओह शी वाज क्यूट। पढ़ने वालों को क्यूट कहते हैं, जैसे कोई गुनाह नहीं होता होगा। यकीनन मैंने खुशी से उल्टी छलांग लगाने से खुद को ऐसे रोका कि सोफे में अपने पंजे सख्ती से गाड़ दिए। अब मुझे समझ में नहीं आया मामा पापा इतनी संजीदा क्यों हैं। वो हाथी घोड़े की पोइम सुनाने वाली गुजर गई है, इसकी जिंदगी ट्रेंटर बस हो गई। वो टाटा हाय बाय उर्वा वर्ल्स थी। पापा एकदम से उछले। आप मुझे यही नहीं बताने वाले कि वो मर चुकी है। मामा ने फौरन अपना हाथ पापा के हाथ पर रखा और पुरसकून रहो के अंदाज में हाथ पकना शुरू कर दिया। तुम्हें यही क्यों लगा कि वो मर गई है? हद है पापा, पुरसकून हो ही नहीं थे। मम्मी ने आज तक कोई काम हो जो वक्त पर किया हो। मुझे नजर आ रहा था कि अब पहले से ज्यादा हैवी पंच जेट मेरी कमर गर्दन गालों के रनवे पर लैंड करने ही वाला है। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मैंने तो बस जहानत का मुजाहरा करते हुए ऐसी अंधो ना खुशखबरी, मेरा मतलब है खबर को पापा के बताने से पहले अखज़ कर लिया था बस। पापा के हाथ सोफे में सख्ती से व्यवस्थ हो गए, लेकिन क्यों? दुख को जब्त करने के चक्कर में? हाँ शायद। मुझे लगा, लेकिन मुझे ये क्यों लगा कि वो मेरे गले की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन इसे दबाने के लिए, सहलाने के लिए, ये मैं तय नहीं कर पा रहा था। आप मुझे मेरे रूम से उठाकर लाए हैं। एनिमल प्लेनेट इस वक्त टीवी पर बंद है, जिसे मैंने अपनी अब तक की लाइफ में कम ही बंद देखा है, क्योंकि शायद आपका ये मानना है कि जानवर इंसानों से ज्यादा ज़हीन होते हैं और आप स्क्रीन से इनकी सारी जहानत को निचोड़ लेना चाहते हैं। वैसे काफी हद तक आप कामयाब रहे, इसीलिए आपका बास और मामा आपको ओह लीव इट। और माम ने खाना भी जल्दी बना लिया है, जो कि वो इस वक्त तक नहीं बनाती जब तक हम सायंता को यकीन ना हो लगे कि आज जरूर कोई एक हॉस्पिटल जाएगा और एक पुलिस। ओह इसे भी लीव करते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। और हाँ, आप दोनों मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मम्मा ने अपने दोस्तों से और आपने अपने कॉलीग से ये कहना शुरू कर दिया है कि काश स्कूल सारा साल खुले रहे और अगर इन गधों को छुट्टी देना जरूरी हो जाए तो इस दिन हमें स्कूल बुला लिया करें। पापा आप अपना कान भी तो खुजा रहे हैं। शायद आपको ये लगता है कि वो मेरे बचपन के दोस्त है, इसलिए मुझे इतने एहतमाम से बता रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। इसकी आवाज़ अच्छी हो सकती थी अगर वो ज़्यादातर चुप रहा करती। इसकी तस्वीरें भी अच्छी हो सकती थी जिनमें वो क्यूट लग सकती थी, लेकिन एनीवे मुझे चुप होना ज़्यादा बेहतर लगा। वैसे भी मैं कम ही बोलता हूँ। पापा ने हाथ बढ़ाकर रिमोट लिया और एनिमल प्लेनेट ऑन कर दिया। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए। ओहो, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या कर दिया मैंने? तुम जाओ अपने कमरे में। मामा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। इन दोनों ने मुझसे बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे चुप होना ज्यादा बेहतर लगा। वैसे भी मैं कम ही बोलता हूँ। पापा ने हाथ बढ़ाकर रिमोट लिया और एनिमल प्लेनेट ऑन कर लिया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए। ओह, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्या कर दिया मैंने? तुम जाओ अपने कमरे में। मामा ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। इन दोनों ने मुझसे बात करने का इरादा मुलतवी कर दिया। कौन सी बात? मैंने थोड़ी देर तक सोचा, फिर इसको दफा करके पंचिंग बैग पर पंच मारने लगा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मुझे ये पंच अपने मुंह पर मारने पड़े। इस बार मामा पापा मेरे कमरे में आए थे, दोनों एक साथ। मामा मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। जाहिर है वो मेरी माँ है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो ऐसे तब मुस्कुराती जब उन्होंने पापा से कोई भारी रकम निकलवानी हो। लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है जिसे निकलवाने के लिए वो ऐसे मुस्कुरा रही हैं? और पापा वो फिर से बार बार अपना कान खुजा रहे हैं। अब आखिरी बार ये कान तब खुजाया गया था जब बर्फ का तूफान आया था और इत्तेफाक से हम तीनों रोड पर कार में बंद तूफान के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। क्या हो रहा है? पापा ने पूछा। मैं हैरत से इन्हें देखने लगा। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई सियासी सेलिब्रिटी हो और आपस शुद्ध के हॉस्पिटल जाकर किसी एक से पूछ रहे हो और क्या हो रहा है? कैसे हो? अरे एक कान कट गई, ओह दूसरी भी कटने वाली है। एनीवे गेट वेल सून।
मैं कह चुका हूँ मैं ड्रग्स नहीं लेता, मुझे मेरी कार लेते, मैं आपकी कार यूज़ नहीं करूँगा। रिलैक्स, मामा ने कहा। किसे कहा ये मालूम नहीं था, ये मालूम करना था। मेरे दिमाग के अंदर छोटा-सा अलार्म बजा। तुम्हारे चचा की बेटी उर्वा से हम तुम्हारी मंगनी कर चुके हैं, बाबा ने फ़ौरन कहा। मैंने एक सांस में कहा, जैसे एक बाल्टी पानी घटाघट पी गए। मालूम हो गया वो रिलैक्स है, मुझे कहा गया था। मंगनी, मैंने बैग को इतनी जोर से पंच मारा कि वो पापा की मंगनी, मैंने बैग को इतनी जोर से पंच मारा कि वो पापा की खुजली ज़दा कान को छूकर वापस आया। जब तुम 4 साल के थे तब से। क्या मैंने इस मंगनी की तकरीब में शिरकत की थी? हाँ, ज़ाहिर है। वाओ गुड! ये कोई रस्म है वहाँ? हाँ, पाकिस्तान में। हाँ, रस्म ही समझो। आई लाइक इट। जब मैं शादी करूँगा तो आप उर्वा को भी बुलाइएगा। मैं अपनी दुल्हन को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मंगनी की रस्म इसके साथ हुई थी। जैसे मंगनी होती है इसी से शादी होती है। पापा ने उंगलियों को मुक्के की शक्ल में ढाल लिया। लेकिन मंगनी तो 4 साल की उम्र में हुई थी। अब मैं 4 साल का नहीं हूँ, अब शादी कैसे हो सकती है? जब तुम 24 साल के हो जाओगे, या 28 के, या 32 के। मुझे 3 शादियाँ करनी होंगी, 24, 28, 32। मज़ाक करो, बंद करो ये मज़ाक। बंद किया ये मज़ाक। गुड नाइट। सुनो जैक, सुनिए डैड ऑफ जैक, ये मज़ाक मैंने तो शुरू नहीं किया। और वह तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी शादी इसी से होगी, बस बात खत्म। ओके, बात खत्म। वो दोनों कमरे से चले गए। इसीलिए साल में 2 बार इसकी तस्वीरों का एल्बम आता था, और इसीलिए वो सारे जंगल की पोएम्स मुझसे सुनाती थी, जंगल क्वीन। मामा मुझे इसकी हर छोटी-बड़ी बात बताया करते थे, इसलिए अंकल आकर मेरी वीडियो बनाकर ले जाते थे, और इसीलिए पापा मुझे हर बार अपने साथ ले जाने की कोशिश करते थे। एनीवे, पापा खुद ही बात खत्म कर चुके हैं, अब किसे परवाह है? शी इज़ नॉट माय फियांसी।